देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्चुअली कि कैसे ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। अब हमको थोड़ा-सा फॉलिकल के डेवलपमेंट को देखना है, फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है? मतलब एक हम कह सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल से एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक का जो सफर है, उसके बीच क्या-क्या सर चीजें आपका हमको नजर वॉइस आएंगी। इतना क्यों आ रहा है? मेरा वॉइस बहुत कम आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? सर अभी भी कम ही आ रहा है पर बहुत धीरे धीरे। अब देखिए तो। ये सर ठीक है। हाँ, तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि एक प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप करके एक ओवेरियन फॉलिकल बनाता है। तो ये जो सफर है ये कैसा हो रहा है? तो देखिए, हम कह रहे हैं एक प्राइमरी फॉलिकल से एक मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल तक का जो सफर है वो कैसा है, एंड क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या इवेंट्स हो रही है, यही चीज हमको देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं। अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल की बात करूं या प्राइमोर्डियल फॉलिकल की बात करूं, तो हम कह सकते हैं कि इनिशियली कुछ स्ट्रोमा के सेल जो होते हैं ना, स्ट्रोमा के सेल जो कि ओवरी के अंदर का पार्ट था, वो स्ट्रोमा के सेल फ्लैट हो जाते हैं एंड फ्लैट होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग प्राइमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फर्स्टली some cells of stroma, some cells of stroma become flattened, become flattened and surround a primary oocyte, primary oocyte। प्राइमरी oocyte क्या चीज से डेवलप करता है भाई? ऊगोनिया से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्लियरली ये ऊगोनिया कब बनता है? इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। which develop from oogonia, which develop from oogonia. These flattened cells, flattened cells ultimately form the ovarian follicle, the ovarian follicle, and are therefore called
फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। अब समझो, हम कह रहे हैं कि ये भाई मेरा एक प्राइमरी oocyte है, ठीक है, प्राइमरी oocyte है ये ऐसा। एंड प्राइमरी oocyte की हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर से कुछ फॉलिकुलर सेल्स क्या होते हैं ना, फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स ऐसे अरेंज हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte कब बनेगा, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। ये जो है वो फॉलिकुलर सेल्स है। एंड इनिशियल जो प्रिमिटिव फॉलिकल होता है इसको प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब देखो, अगर हम लोग बात कर रहे इस प्राइमरी oocyte, तो ये प्राइमरी oocyte क्या होगा, इसके ऊपर ये तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर हमको देखने को मिलता है एक लेयर फॉर्म कर जाता है, एक लेयर फॉर्म कर जाता है ऐसा। ये जो मेम्ब्रेन एक्चुअली है, इस मेम्ब्रेन को या इस लेयर को जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेलुसिडा। ये जो लेयर है ये है जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा, ठीक है। ये है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा की हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जो ये कॉलुमनर सेल्स, सॉरी, ये फ्लैटेंड जो सेल्स थे, अब ये क्या करते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं एंड दे बिकम कॉलुमनर सेल्स ऐसे। एंड अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है ये। देखो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी तब बनेगा जब उसमें क्या होगा, मियोसिस। लेकिन प्राइमरी oocyte का फॉलिकल ओवरऑल डेवलप करता ही रहेगा, मतलब बाहर से वो चीज डेवलप कर रहा है, अंदर वो प्राइमरी oocyte ही है। ये क्या हो गया भाई, ये हमारा कॉलुमनर सेल्स हो गया। हम कह सकते हैं फॉलिकुलर सेल्स बिकम कॉलुमनर, बिकम कॉलुमनर, बिकम कॉलुमनर, ठीक है। एंड इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये तो प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है। पहला क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बना। दूसरा क्या है, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, इसका डेवलपमेंट हुआ। सर, हम्म, सर फॉलिकल सेल कॉलुमनर क्या चीज? सर, हम्म, सर आप बोले ना फॉलिकल सेल जब कॉलुमर कॉलुमनर बन जाता है तो वो क्यों? हाँ, बोल रहे फॉलिकुलर जो सेल्स है वो उसका कॉलुमनर
यस सर बोल रही हूँ। इलोंगेट होके आगे उसका फंक्शन देखेंगे हम लोग, वो लेयर को क्या करता है, मोटा करता है। अब देखो वो फॉलिकुलर सेल क्या होता है, और डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, मेन डिवीजन स्टार्ट होगा एंड वो बहुत सारे मल्टी लेयर्ड बना लेता है। हो गया, ये लिख लिए। सर ये अभी ये डिप्लॉयड होगा। बिल्कुल। सर देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल ही हुआ ना। ये प्राइमरी, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है। अब देखो लेट प्राइमरी फॉलिकल हम लोग देखते हैं। मिनट रुकिए। बन गया? नहीं। नो सर। अच्छा बनाइए, 1 मिनट दे रहे, जल्दी बनाइए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये है अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद से क्या होता है ना कि जो फॉलिकुलर सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, ठीक है, बहुत सारा लेयर बना लेते हैं। तो अगर मैं लास्ट फिगर की बात करूँ, तो ये हम कह रहे हैं ये हमारा प्राइमरी oocyte है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इसके ऊपर क्या है भाई, ये जोना पेलुसिडा का लेयर हो गया, है ना, जोना पेलुसिडा का लेयर हो गया। इसके ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कॉलमनर सेल्स थे अब वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं एंड ये प्रोलिफरेट हो जाते हैं। प्रोलिफरेट समझते हो, बहुत सारा डिवीजन होगा। ऐसा देखो ये ऐसा बन गया। ये जो फॉलिकुलर सेल डिवाइड करते हैं तो इसको ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं फिर हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं। तो एक लेयर फॉर्म कर दिया, इस लेयर को मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं। तो फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। अब देखिए ये तो अंदर हम लोग समझ गए जोना पेलुसिडा हो गया, ये जोना पेलुसिडा है, जोना सर जोना पेलुसिडा का फंक्शन, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। ये क्या क्या हो गया,
करता है, न उसका प्रोटेक्ट करता है उसके लिए। हाँ, प्राइमरी oocyte करता क्या है ना, देखो जैसे ही पॉलीस्पर्मी को रोकता है। एक स्पर्म क्या होता है, जैसे ही घुसता है अंदर तो वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, तो दूसरा स्पर्म नहीं घुस सकता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, 3 न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो फिर क्या होगा, ट्रिप्लॉइडी हो जाएगा, डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। ये स्टेज जो हमें नजर आ रहा है ये है लेट प्राइमरी फॉलिकल। लेट प्राइमरी, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल हम लोग इससे पहले देखे थे, ये वाला देखिए अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। थोड़ी देर के बाद क्या है, फॉलिकुलर सेल क्या है, डिवाइड करके क्या बना ले रहा है, लेट प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो इस, हम कह रहे हैं इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के ऊपर ना कुछ स्ट्रोमल सेल बैठ जाते हैं। ऊपर से स्ट्रोमा के जो सेल है वो इसको कवर कर लेते हैं, एंड पहला एक लेयर बन जाता है जिसको थीका इंटरना कहते हैं। ठीक है, मतलब थीका इंटरना कहते हैं। तो वो कहाँ बन रहा है, फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर। तो अगर हम लोग बोल सकते हैं ये, इसके बाद का स्टेज क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के ऊपर क्या है, एक स्ट्रोमल सेल है वो बैठने लगता है ऐसे। स्ट्रोमा के जो सेल है वो बैठ के ऊपर क्या है, चारों तरफ से हम कह सकते हैं एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं ऐसे। ठीक है, एक कवरिंग। ये, एंड उसके ऊपर से क्या है, एक फाइब्रस लेयर आ जाता है। अगर हम लोग बात करें तो उसके ऊपर भी एक सेल डिपॉजिट होते हैं जो कि फाइब्रस लेयर होते हैं। फाइब्रस टिश्यू आ जाता है ये ऊपर से ऐसा। ठीक है, ये ऐसा है, समझ में आ रहा। अब देखिए इंडिविजुअली हम लोग कहते हैं क्या क्या चीजें हो गया, ये वाला तो क्या हो गया, प्राइमरी oocyte हो गया, oocyte। ठीक है, ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा हो गया, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये जो फॉलिकुलर सेल आया है
इसको हम थीका इंटरना कहते हैं, थीका इंटरना, मतलब जो स्ट्रोमा के जो सेल इसको सराउंड किए इसको थीका इंटरना कहते हैं। एंड ये वाला क्या हो गया, एक फाइब्रस टिश्यू हो गया, फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू को भाई क्या कहते हैं हम लोग, थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू को थीका एक्सटर्ना हम कहते हैं। ये थीका इंटरनल लेयर जो होता है ना, जो स्ट्रोमल सेल से बना हुआ है एक्चुअली, यही सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन, सिक्रीट एस्ट्रोजन, ठीक है, यही सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन। थीका इंटरना कौन फॉर्म क्या है, स्ट्रोमल सेल्स फॉर्म थीका इंटरना, ठीक है। एंड ये वाला क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल खत्म हो गया, ये लेट, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है, थीका इंटरना ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल, मतलब सेकेंडरी फॉलिकल से ही एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। बनाइए तो हम लोगों ने प्राइमोर्डियल फॉलिकल से डेवलपमेंट देख रहे हैं हम लोगों ने अर्ली प्राइमरी फॉलिकल देखा, लेट प्राइमरी फॉलिकल देखा, सेकेंडरी फॉलिकल देख लिया अभी तक। अब है टर्शियरी फॉलिकल की बारी। हो गया, हो गया। नेमिंग करना है। तब ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला टॉपिक समझ में आ रहा है ना। यस सर। सर एक चीज नहीं कल समझ में, थोड़ा बता दीजिए ना सर। बोलिए क्या। सर एक डेफिनेशन था, काइम, काइम क्या होता है सर, नहीं समझ में आया था कल। खाना ना, देखो हम लोग कहते हैं तो एसोफेगस से खाना कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फूड की कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है कि प्रोटीन ज़्यादा है। अगर प्रोटीनेशियस रहता है तो वो पेट में रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो थोड़े समय के बाद ही इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो पेट में जाने के बाद वो खाना टूटता है, एसिडिक हो जाता है एंड एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको काइम कहते हैं। और वो धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में, मतलब फूड जो है स्टमक के बाद निकलता है तो उसको काइम बोलते हैं। 4 से 5 घंटा तक स्टमक में रहता है फिर काइम कहलाता है। धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में जाता है इंटेस्टाइन में, मतलब स्फिंक्टर खुलेगा, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो खुलेगा और धीरे धीरे क्या करेगा,
कि उसको इंटेस्टाइन में डालते रहेगा, ड्यूडेनम। मतलब पेट में जो खाना है ना, उसके बाद उसको काइम बोलते हैं। चलिए देखिए, अब तो ये हम लोगों का सेकेंडरी फॉलिकल तक का डेवलपमेंट हमने देख लिया। अब देखो इसके बाद टर्शियरी फॉलिकल, मैंने बताया था टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें कैविटी जनरेट होगा। मतलब कहाँ कैविटी जनरेट होगा, तो जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ना, उसी में कैविटी जनरेट होगा। देखिए बार बार बनाना पड़ रहा है। देखो ये है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा या ग्रैनुलोसा सेल्स, हम लोग इसको कह सकते हैं, है ना। तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स में क्या होगा, हम कह सकते हैं सेपरेशन होगा, एंड ये एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं, एंट्रम। इसी सर ये कैविटी को फुल्ली डेवलप ना टर्शरी, मतलब टर्शरी फॉलिकल में होता है ये, तो फिर वो शो तो करने लगता है ना सेकेंडरी में भी? नहीं, हल्का हल्का सर, एनसीईआरटी में बुक में मतलब सेकेंडरी फॉलिकल से क्या होता है कि सेपरेशन होना स्टार्ट होता है, लेकिन नजर आता है हमको टर्शियरी फॉलिकल में। मतलब ये तो ये फुल। सिंपल है प्रेजेंस ऑफ एंट्रम, ये कंफर्म कर रहा है कि वो क्या है, टर्शियरी फॉलिकल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऊपर से ये वाला कौन सा सेल हो गया भाई, ये है हमारा थीका इंटरना, जो कि निकालेगा क्या, एस्ट्रोजन। ये है टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, इसके ऊपर से क्या है भाई, फाइब्रस लेयर आएगा। ये है थीका एक्सटर्ना। तो ये तो है थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। ये वाला क्या हो गया, थीका इंटरना, थीका इंटरना। ये क्या हो गया, एंट्रम। ये क्या हो गया, ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। ये क्या हो गया, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा।
अंदर वाला क्या हो गया, प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये है हमारा कौन सा, टर्शियरी फॉलिकल। एंट्रम है तो इसको टर्शियरी फॉलिकल बोलेंगे, टर्शियरी फॉलिकल। एंट्रम वाले को टर्शियरी फॉलिकल हम लोग बोलते हैं। सर ये पूरे स्ट्रक्चर को टर्शियरी फॉलिकल बोलेंगे ना? हम्म, सर हम्म, एंट्रम का क्या काम है? बताते। इसके बाद भाई बनेगा हमारा क्या, लास्ट फॉलिकल, जिसको हम मैच्योर फॉलिकल कहते हैं या ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। बन गया ये। नहीं प्राची, मैंने सर को रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स बोला था, उन्होंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन दे दिया है। वो मैं बता दूंगा अभी, करेक्ट करवा के। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो अभी चल ही रहा है। हो गया। देखिए अब क्या है भाई, हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा oocyte है। इसके ऊपर है भाई ये जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये जोना पेलुसिडा, इसके ऊपर है फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स।
बड़ा टाइम लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, लास्ट ही फॉलिकल है हम लोगों का। देखो बीच में जो कैविटी है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है एंट्रम, एंड इसके अंदर एक ना फ्लूइड बढ़ जाता है। उस फ्लूइड, क्योंकि ये फॉलिकल के अंदर एक लिक्विड है, इसीलिए उसको लिक्वर फॉलिकुली कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग लिक्वर फॉलिकुली कहते हैं। मेन काम देखो, कोई भी फ्लूइड होता है ना, उसका मेन काम जो होता है वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रोटेक्शन होगा, कि वो मैकेनिकल डैमेज से बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके ऊपर से क्या होगा, थीका इंटरना का लेयर होगा ऐसे। अब देखो ये जो मैच्योर फॉलिकल है ना, इसको ग्राफियन फॉलिकल हम कहते हैं। एंड ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अब तक क्या हो सकता है, हुआ है ना कि पहला मियोटिक डिवीजन हो चुका है। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि अब उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte नहीं पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन चुका है जो धीरे धीरे डिजनरेट भी कर जाएगा। देखिए क्या क्या चीजें हैं, ये तो भाई हमारा क्या हो गया, थीका एक्सटर्ना हो गया, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, थीका इंटरना हो गया, थीका इंटरना। ये अंदर जो हम कह सकते हैं कि एक तरह का फ्लूइड भर गया है इसके अंदर, एंड ये फ्लूइड जो है इसी को क्या कह रहे हैं, लिक्वर फॉलिकुली कह रहे हैं। ठीक है, ये जो फ्लूइड अंदर भर गया है इसी को हम क्या कह रहे हैं, लिक्वर फॉलिकुली। मेन काम इसका होता क्या है, याद रखिए, कोई भी लिक्विड है, कोई भी कैविटी ऐसा है ना, तो उसका मेन काम होता है कि वो प्रोटेक्शन करेगा, मैकेनिकल शॉक से बचाएगा। ठीक है, शॉक से बचाएगा। ये है क्या, एंट्रम, एंड इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या है, लिक्वर फॉलिकुली, फॉलिकुली। ठीक है, ये ग्रैनुलोसा सेल हो गया, ग्रैनुलोसा, ग्रैनुलोसा।
सेल्स, ये वाला क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte अब हो गया, सेकेंडरी oocyte। ये हैप्लॉइड हो चुका है। अब देखना इस चीज को कि इसका दो पार्ट है, ठीक है, इसका दो पार्ट है, एक है ग्रेनुलोसा सेल, एक इधर प्रेजेंट है एंट्रम के साइड है, ठीक है, दूसरा जो इसको इसके वॉल से जोड़ रहा है। तो दो चीजें, एक ग्रेनुलोसा सेल इस साइड प्रेजेंट है, दूसरा इस ऊ साइड को किससे, इसके वॉल से जोड़ रहा है। तो जो उस साइड एंट्रम के साइड प्रेजेंट होता है ग्रेनुलोसा सेल, उसको क्यूम्यूलस ऊफोरिकस कहते हैं। क्यूम्यूलस क्यूम्यूलस ऊफोरिकस, फोरिकस, ठीक है। एंड एक इस साइड जो इसको इधर जोड़ा हुआ है किससे, वॉल से, उसको हम डिस्कस प्रोलीजेरस कहते हैं, डिस्कस प्रोलीजेरस, प्रोलीजेरस। कुछ यहीं पे क्या होते हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स है एक तरीके से जो कि इस सेकेंडरी oocyte के पास में पाए जाते हैं, वो इलोंगेट कर जाते हैं एंड एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ऐसे, कुछ ये ऐसे 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 इलोंगेट कर जाते हैं ये वाले, ठीक है, फॉलिकुलर सेल, एंड एक लेयर का फॉर्मेशन करने लगते हैं। इस लेयर ही को हम कोरोना रेडियाटा बोलते हैं। इस लेयर को हम कोरोना रेडियाटा बोलते हैं, ठीक है। ये जो लेयर है ये है कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा। तो इस लेयर को बोलते हैं। तो ये एक हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो गया, और आई थिंक इतना अच्छा से क्लियर हुआ है कि अगले जन्म तक नहीं भूलोगे। ग्राफियन फॉलिकल क्लियर है ना, हम तो ऐसे ही बोल दिए, सही से बताइए, क्लियर है ना, हुआ क्लियर? यस बनाइए, आप थोड़ा मेहनत कीजिए। सर, फिगर जोना पाल्यूशा ही कोरोना नहीं नहीं रेडियाटा बना नहीं नहीं नहीं, जोना पेलुसी जो फॉलिकुलर सेल है ना, उसके चारों तरफ यस सर, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा वाले, वो लंबे लंबे इलोंगेट कर जाते हैं एंड एक लेयर बनाते हैं जिसको कोरोना रेडियाटा बोलते हैं। मतलब कि वो जो जोना पाल्यूशा को मतलब जो आउटसाइड से जो सराउंड करता है उसी को बोलते हैं, हाँ मतलब हाँ, यही ये यही जोना मतलब। पेलिसिडा हो गया। देखो यस तीन तीन लेयर हो गया, एक तो इसका अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस साइड का, जोना पेलुसिडा, और फिर ये क्या है, ये हम कह सकते हैं कोरोना रेडियाटा, जो कि क्या है, फॉलिकुलर ही सेल इलोंगेट करके बनाए हैं। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कैविटी है, एंट्रम जिसको कह रहे हैं, क्या चीज से बना हुआ है, लिक्वर फॉलिकुली से कह रहे हैं। ये एक मैच्योर, मतलब समझो ओव्यूलेशन इस स्टेज में होता है, जब ओव्यूलेशन होता है ये, तो यही क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, रप्चर करके क्या निकलेगा इधर से, यही oocyte। तो कोरोना रेडियाटा, जोना पेलुसिडा और oocyte, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। बाकी ये जो है उसके बाद से क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अभी पढ़ेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले बनाइए तो ये, इसको हो जाएगा तो बोलिएगा।
हो गया। हो गया। यस सर हो तो देखिए, ये तो हम लोगों का एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो गया। एंड
अगर मैं ओव्यूलेशन की बात करूं कि ओव्यूलेशन के दौरान हो क्या रहा है, तो सिंपल समझिएगा, ओव्यूलेशन जो है इसमें मेनली अब हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में चीजें हमको समझ में आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड यूज करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक हम देते हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हेडिंग डालिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर स्लाइड पीछे कीजिए, लेबलिंग करना है। करिए। सर हो गया। देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करें तो जब ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, अगर मैं आइडियल ड्यूरेशन की बात करें तो वो तो 28 डेज का होता है, ये आइडियली है। लेकिन जो रेंज है हमारे पास आइडियली, जो हम कह सकते हैं रेंज है हमारे पास, वो 22 से लेके 32 दिन का है। रेंज जो है वो 22 टू 32 डेज तक का होता है। 10 दिन का जो रेंज है ये फ्लक्चुएट करता है फॉर पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन में भी मंथ टू मंथ एंड कंडीशन टू कंडीशन, हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये नॉर्मल ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं। इसमें अगर मैं स्टार्टिंग जैसे एक, जैसे मान लो कि हम लोग बोल रहे हैं और स्टार्ट हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट जो है हम कह सकते हैं 1 से लेके 5 दिन तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। फिर 6 से लेके लगभग, एक आइडियल की हम बात कर रहे हैं, 14 डे तक हम कह सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज होता है। एंड 14 से लेके 28 डेज तक अगेन ये सिक्रेटरी फेज होता है। तो इसको फेजेस में हम डिवाइड किए। ये जैसे हमारा पहला साइकिल हो गया, ठीक है, स्टार्ट में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट साइकिल हो गया, नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये लगभग, अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ तो ये डेज हो गया, डे 1 हो गया, डे 1, ये 5th डे हो गया, ये 14th डे हो गया, एंड ये क्या हो गया आपका 28th डे हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो फेज हम कह रहे हैं ये है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज, ठीक है।
इसमें क्या होता है, जैसे हम काउंट स्टार्ट भी करते हैं तो डे 1 जिस दिन से ब्लीडिंग हुआ उसको पहला दिन काउंट करते हैं, वहां से लेके लगभग 3 से 5 दिन तक वेरिएबल होता है, आगे 5 दिन तक हम काउंट करते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज होता है जब तक ब्लीडिंग चला। फिर क्या होता है, ब्लीडिंग होके एक्चुअली हो क्या रहा है, समझो पूरा एंडोमेट्रियम है वो टूट रहा है, ठीक है, टूट के खत्म हो गया, बाहर निकल गया, जितना निकलना है सब बाहर निकल गया टूटते टूटते। फिर क्या हुआ, फिर बनना स्टार्ट हो गया, ऐसे 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 ऐसे। तो फिर बनना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो इसको हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव या फिर हम कह सकते हैं इसको, यहाँ पे ओव्यूलेशन के पहले का फेज है तो इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं। प्री ओव्यूलेटरी फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज। 14th डे पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा, ओवम निकल गया। इसके बाद से क्या होता है, सिक्रीटरी फेज होता है, सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी या फिर इसी को लूटियल फेज भी कहते हैं, ल्यूटियल। ल्यूटियल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये है ल्यूटियल फेज, ठीक है, ये हमारा ल्यूटियल फेज हो गया। तो अगर मैं फेजेस की बात करूं तो कितने सारे फेज हो गए भाई हमारे पास। एक तो हो गया, हम कह सकते हैं ये मेंस्ट्रुअल फेज या इसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं। दूसरा फेज क्या हो गया, प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज हो गया। एंड तीसरा जो है वो है ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज। तीन ही फेजेस होते हैं। एक इवेंट होता है भाई यहाँ पे ओव्यूलेशन, ठीक है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो ये है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एंड नेक्स्ट साइकिल जो है वो, उसके बीच नॉर्मली 28 डे का गैप होता है। लिखे तो सर सर एक नॉर्मल वुमेन के लाइफ स्पैन में सॉरी एक नॉर्मल वुमेन के मेंस्ट्रुअल फेज पूरे लाइफ स्पैन में कितने बार होता है? और एवरेज अगर हम काउंट करें तो कितना होगा, अगर तुम 28 दिन भी हम लेते हैं तो एक मंथ में एक बार, क्या है ना। क्लियर नहीं आ रही? आ रही है अब। हाँ अभी ठीक है। देखिए हम लोग काउंट करते हैं, जैसे मान लो कि नॉर्मली बोले कि भाई प्यूबर्टी पे स्टार्ट हुआ, हम मिनिमम 10 साल भी ले रहे हैं कि 10 ही साल पे प्यूबर्टी आ गया, एंड मान के चल रहे हैं कि मान लो 50 पे जाके मेनोपॉज हो गया, खत्म हो गया, तो 40 साल का हमको एक स्पैन मिला। हर साल में कितना बार निकलेगा, 12 बार, महीना वाइज भी कैलकुलेट करो तो 12 × 40, 480 बार बस। ये हम मैक्स लिए, कभी 45 में खत्म हो जाता है, कभी लेट से भी प्यूबर्टी आता है, 13 में भी आता है, 14 में भी आता है। सर सर ये जब ओव्यूलेशन होता है मतलब ओवम का फॉर्मेशन होता है तो फिर वो 14 डे के बाद मतलब वो फिम्ब्रे वो मतलब वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है 14 डे के बाद। हाँ, वो जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के एक दिन के अंदर ही, मतलब जैसे ही ओव्यूलेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में वो मूव कर जाएगा सुंदरी के बाद,
यस सर। तो फिर अगर उस टाइम अगर सर लेकिन वो वेट करता है मतलब इतने दिन तक 28 दिन तक जब तक नहीं होता है तब तक वो वेट करता है कि स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा और इसके बाद वो 28 दिन तक नहीं ना वेट करता है वो। यस सर 28 दिन तक तो ना वेट करता, कहाँ बोल रही 28 है? दिन नहीं मतलब 14 डे हो गया ना अब 28 डे पूरा होता है तब ना 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 ना, क्या होता 14वें है? दिन निकला ना, अब हम बता दे रहे सही को, 1 मिनट में निकला। सारे लोग निकलिए। नो सर देखिए, अब इसी को समझाना है हमको। पहले हम लोग मेसोसाइकिल समझ लेते हैं तो आपको ज्यादा ही अच्छा से समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखो, दो चीजें हो रही हैं। एक तो फॉलिकल भी डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक चेंजेस क्या हो रहा है ओवरी के अंदर होता है, एक चेंजेस क्या होता है यूट्रस के अंदर होता है। दो चेंजेस होता है, एक एंडोमेट्रियम के अंदर चेंजेस हो रहा है, एक हम कह रहे हैं ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें चेंजेस हो रहा है। अब समझो क्या होता है कि बॉडी हर महीने ना अपने आप को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी, अगेन पॉसिबल मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमन में तो या फीमेल में भी हम लोग देखें कि 480 बार ओवम निकलता है, तो 480 बार प्रेग्नेंट तो ही ना हो सकती है फीमेल। एक बार होगी तो फिर 1 साल के लिए गैप आ जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी, एंड अगेन ऐसा नहीं है कि 10 साल लगातार ही प्रेग्नेंट कोई रह सकता है, क्योंकि बॉडी उस लायक हो गई नहीं, क्योंकि कम से कम रिकवरी में, प्रॉपर रिकवरी में 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए, इसलिए प्रेफरेबल भी 3 साल होता है जो गैप है बिटवीन द ऑफ स्प्रिंग्स। तो आप देखोगे कि बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि एंडोमेट्रियम, अब समझना तुमको साइकिल ही समझ में आ जाएगा। एंडोमेट्रियम क्या है कि एक 3 से 5 दिन तक निकल गया, यहाँ सारा जो था वो एंडोमेट्रियम झड़ के निकल गया। एंडोमेट्रियम का मोटा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो इम्प्लांटेशन यहीं पे होता है, एंड प्लेसेंटा बनेगा जब ब्लड वेसल्स रहेगा तभी बन पाएगा। तो हम कह रहे हैं कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा ऐसे। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई ये जो एंडोमेट्रियम है ये अब फिर से ग्रो करना स्टार्ट किया, एंड फॉलिकल भी अब डेवलप करना स्टार्ट किया। इसमें क्या हुआ, फॉलिकल डेवलप किया। हम लोग देखे प्राइमोडियल फॉलिकल, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, लेट प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। एंड ग्राफियन फॉलिकल 14th डे पे, मतलब पहले दिन से काउंट कर रहे हैं जब, तो 14th डे पे रप्चर होके इससे क्या निकल गया, सेकेंडरी oocyte निकल गया है बाहर, ठीक है। एंड ग्राफियन फॉलिकल है वो चेंज हो जाता है दूसरे स्ट्रक्चर में जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। आगे देखिए, अब समझो इस चीज को कि ये 14th डे पे निकला, तो ये अगले 2 से 3 दिन तक क्या होता है ना कि हम कह सकते हैं ये मूव करके कहाँ आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुला में आ गया। अब अगले 48 से 72 घंटा तक क्या होता है, 48 से 72 घंटे तक हम कह सकते हैं कि ये कहाँ रहेगा, फेलोपियन ट्यूब में, स्पर्म का इंतजार कर रहा है। मतलब दिन कौन सा हो गया, 14वें दिन निकला, तो 16वें या 17वें दिन क्या है तक वो इंतजार करता है। फिर यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, ये डीजनरेट करने लगता है सेकेंडरी साइड, एंड उसके बाद से क्या है कि वो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल तक क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब मर चुका होता है, लिविंग नहीं रहता है, 2 से 3 ही दिन तक लाइव रहेगा। अगर उस बीच क्या है कि हम कह सकते हैं स्पर्म का मीटिंग हुआ या स्पर्म एंट्री हुआ, तभी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो 14th डे पे निकला, अगले 2 से 3 दिन मतलब 16 से 17वें दिन तक क्या हुआ, अगर इस बीच क्या स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। मान लो इन वर्स्ट केस हम बोल रहे हैं कि ये पहले भी निकल सकता है, 10वें दिन भी निकलता है, कभी कभी 11वें भी निकल जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएट होते रहता है, 12वें दिन भी निकलता है। तो एक हम स्पैन लेते हैं कि 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक इस स्पैन के बीच क्या है, ओवम रहता है, ठीक है। ओवम कह रहे हैं सेकेंडरी oocyte रहता है, मतलब अगर इस बीच क्या हुआ, स्पर्म एंट्री हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ना तो इसके पहले ना तो 17वें दिन के बाद। तो ये पीरियड को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। तो अगर हम डे वाइज काउंट करेंगे ना, ठीक है, डे वाइज काउंट करेंगे तो 10th से लेके 17th डे जो होता है वो हमारा क्या हो गया, फर्टाइल पीरियड हो गया। इतना समझ में आया?
कि अगर इस बीच क्या है स्पर्म एंट्री होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ना तो 10वें दिन के पहले ना तो 17वें के बाद। तो इस पीरियड को ना कपल्स अवॉइड करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड में। इसको नेचुरल मेथड में आते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चीजों को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिंपल क्या है, इसको पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक समझो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हम अवॉइड करिए सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब ऐसा चीज होगा तो क्या होगा, ना तो क्योंकि इसी बीच ना हो सकता है फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी अटेंडमेंट, ना तो 10वें के पहले होगा ना तो 17वें के बाद होगा। डे 1 हम किसको काउंट कर रहे हैं, ब्लीडिंग को। तो जिस दिन से ब्लीडिंग आया 1 से 10वें दिन तक क्या है, सेफ पीरियड है। एंड 17 दिन से बाद वाला जो है वो सेफ पीरियड है, लेकिन 10 से 17 वाला क्या है, फर्टाइल पीरियड है। इन दैट केस फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड प्रेगनेंसी में बी अटेंड। ठीक है, तो जो हमारा फर्टाइल पीरियड है वो क्या है, 10th से लेके 17, ना तो 10वें के पहले ना तो 17वें के बाद। 99.99% केस में हो सकता है, फिर एबनॉर्मलिटी हो तो हो सकता है 9वें ही दिन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, नॉर्मल केस में हम कह सकते हैं कि मतलब इस पे लगभग श्योर ही रहता है, क्योंकि नॉर्मल जो हम लोग एक स्पैन उसका भी एवरेज ले चुके हैं 1 हफ्ते का, तो उससे पहले नहीं होता है ओव्यूलेशन। तो दैट इज द सेफ पीरियड। फर्स्ट 10 डेज मतलब स्टार्टिंग होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5th डे पे एंड कर दिया, एंड फिर 14 पे फर्टिलाइज ये ओव्यूलेशन होगा। तो 10th से बोल रहे हैं 17th डे तक। अब क्लियर हुआ? तो देखो बॉडी हर महीने एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि भाई तैयारी करो, शादी होने वाला है ऐसा। तो अब तैयारी करो, शादी होने वाला है, तो मान लो हम पूरा पंडाल बना दिए। पंडाल बनाने का मतलब क्या है कि पूरा हम एंडोमेट्रियम बना दिए, इतना समझ में आया? उसमें पूरा ब्लड वेसल भर दिए। ब्लड वेसल क्या है, खाना भर दिए। अब बाराती आया ही नहीं मेरे यहाँ, मतलब स्पर्म आया ही नहीं। स्पर्म नहीं आया तो उतना अब पंडाल का भी उनको कोई जरूरत नहीं है, शादी तो हुआ नहीं। ठीक है, दैट शादी इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब शादी तो हुआ नहीं ना, तो हमको खाने का कोई जरूरत है। अब तो खाना हमको फेंकना पड़ेगा क्योंकि हम खा नहीं सकते उतना। क्योंकि अगर हम ही खाते तो याद करो मैंने पढ़ाया था एस्टर साइकिल कि वापस रीअब्जॉर्ब होता है, तब तो खाना फेंकाता नहीं। इतना समझ में आ रहा है? अगर वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता जो कि एस्टर साइकिल में होता था, जो कि नॉन प्राइमेट्स में होता है, उसमें क्या है, खाना अपने ही वापस खा गया, जितना बचा था बहुत पेटू है सब अपने ही खा गया। तो उस केस में क्या है कि रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, खाना वेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग नहीं होगा। लेकिन हमारे केस में क्या है, हम नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो हम नहीं खा पाते मतलब हमारा यूट्रस नहीं खा पाता है वापस, तो खाने को हमको फेंकना पड़ता है। तो फेंकेंगे तो हम तैयारी करते हैं कि फिर से चलो फेंकना है। तो अगले फिर क्या होता है, धीरे धीरे अब पंडाल तोड़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई गिराओ इसको, अब कोई जरूरत नहीं था, तो शादी उदी नहीं होगा। ठीक है, तो शादी उदी नहीं होगा तो पंडाल गिराना स्टार्ट करेगा, मतलब एंडोमेट्रियम का वॉल धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होगा। 14th डे पे हुआ है, इंतजार किया 17 दिन तक, लगभग 20 दिन तक, मानो कि 20 दिन तक उसका इंतजार हुआ। डे 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग को काउंट कर रहे हैं, तो 20 डे तक। लास्ट के 7-8 दिन के गैप में क्या होता है, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम टूटता है, एंड टूट के जिस दिन से निकलना स्टार्ट हो जाएगा बाहर, हम फेंकना स्टार्ट किए, उसी दिन से बोले नया साइकिल आ गया। फिर 3 से 5 दिन तक फेंक के काम खत्म किए, फिर सोचे कि अच्छा इस महीने फिर से शादी है, चलो फिर से पंडाल बनाना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस क्या है, हर महीने एक पॉसिबल प्रेगनेंसी का प्रिपरेशन होता है। दो चीजें हो रही है, ओवरी में क्या डेवलप कर रहा है, फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, रप्चर हुआ, ओवम निकला, स्ट्रक्चर बना कॉर्पस ल्यूटियम, आगे हम लोग देखेंगे उसका फंक्शन। दूसरा चीज क्या है, यूट्रस के अंदर पंडाल बन रहा है, पंडाल एंड खाना का प्रिपरेशन हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है, यूट्रस में भी प्रिपरेशन हो रहा है कि ओवम जो है अगर फर्टिलाइज हुआ तो आएगा तो मेरे ही पास। ठीक है, आएगा जब मेरे पास तो हम ही को उसको खाना खिलाना है, हम ही को उसको न्यूट्रिशन देना है। न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ प्लेसेंटा हम बात कर रहे हैं कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा तभी तो जाइगोट जो है एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा, फीटस डेवलप करेगा एंड तमाम और चीजें होगी। समझ में आया? सर हाँ, कॉर्पस एल्बिकेंस क्या होता है? कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं जब फाइनली ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट कर जाता है ना, तो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। मतलब कि डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम डीजनरेटिंग कॉर्पस। कॉर्पस ल्यूटियम इज नोन एज यस कॉर्पस एल्बिकेंस। यस। अब समझ में आया ये पूरा मेस्ट्रुअल साइकिल का कहानी कि क्या है? तो यही चीज हमको है भाई, बॉडी हर महीने, बॉडी को पता नहीं, बॉडी है बहुत बेवकूफ, उसको पता ही नहीं कि प्रेगनेंसी होगा कि नहीं होगा, तो भाई हर महीने ही वो अपने आप को प्रिपेयर करते रहता है। यही चीज होता है नॉर्मली। अगर प्रेगनेंसी, अब देखो यहीं पे अगर प्रेगनेंसी हो गया मतलब कि अब क्या हो गया, जाइगोट फर्टिलाइज कर गया। अब देखो जाइगोट देखो देखना एक चीज को, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये तो हो गया हम लोगों को क्लियर कर दो।
देखो हम बोल रहे हैं ना कि अगर मान लो कि हम बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी अगर हो गया तो ये जैसे यूट्रस है, ठीक है, ये इसका वॉल है ऐसे, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन होके ये क्या हो गया जाइगोट, अब धीरे धीरे डिवाइड भी करेगा, हम लोग देखते हैं। और डिवाइड होके क्या है कि यहाँ पे जब तक इम्प्लांट नहीं ना करता है, मतलब प्लेसेंटा नहीं ना बनता है, इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो लगभग हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन का लगभग 1 वीक लगाता है। इस 1 वीक मतलब 5 से 7 दिन का गैप रहता है कि इस बीच क्या होगा, 5 से 7 दिन में ये यहाँ मूव करते 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 यहाँ के इम्प्लांट हो गया। जब इम्प्लांटेशन होता है ना, समझे, प्लेसेंटा बना, तब हम बोलते हैं प्रेगनेंसी अटेनमेंट हुआ। मतलब फर्टिलाइजेशन इज नॉट द अटेनमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, हम नहीं बोलेंगे फर्टिलाइजेशन है तो प्रेगनेंसी है। हो सकता है फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के बीच की फर्टिलाइजेशन हुआ, इस बीच कुछ केमिकल आया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, या फिर यूट्रस जो है वो एक तरह से हॉस्टाइल हो गया, हॉस्टाइल तो बोलते हो कि पूरा उसका क्या है कि पूरा स्ट्रक्चर ही टूट गया, तो अब इम्प्लांटेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यही हम लोग स्ट्रक्चर तोड़ने का कैसे काम करते हैं, तो तोड़ने का काम करते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का, सिंथेटिक एस्ट्रोजन का एक मिक्सचर हम लोग डाल देते हैं। तो क्या होता है कि जो यूट्रस बन रहा था, जो मोटा हो रहा था, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन तो होता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता है। दैट इज इन द केस ऑफ अ ड्रग नोन एज आईपिल, आपने देखा होगा। तो आईपिल क्या है, विद इन 72 आवर्स हम कहते हैं। तो 72 आईपिल या कोई भी ब्रांड नेम अनवांटेड 72, मतलब कहने का मतलब क्या है, 72 आवर्स की फर्टिलाइजेशन हुआ है, लेकिन अगर यहाँ इम्प्लांट होने से पहले ही इसको हम तोड़ देते, ये पूरा टूट गया, इम्प्लांट ही नहीं हो पाया, तो प्रेग्नेंट तो नहीं ना हो पाएगा या प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। तो सिंपली हम कह रहे हैं कि fertilization is not the attainment of pregnancy, fertilization is another thing, it is before pregnancy। fertilization प्रेगनेंसी के पहले का इवेंट है। प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन होगा, उसके बाद से अगले 9 महीने तक ग्रोथ होगा, जेस्टेशन उसको बोलते हैं, पीरियड जेस्टेशन बोलते हैं। एंड बेबी क्या है, पूरा ग्रो करेगा, एंड जेस्टेशन के बाद क्या है, फाइनली वो डिलीवरी हो जाएगा, जिसको पार्ट्यूरेशन कहते हैं, पार्ट्यूरेशन। इतना क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? सर हाँ बोलिए। सर सेकेंडरी oocyte की तरह मेंस्ट्रुअल फेज में यूट्रस वॉल भी डेड होता है या लिविंग होता है? नहीं, ये लिविंग होता है अभी। इसीलिए वुमेन्स को कभी कभी पेनिंग फेस करना पड़ता है। क्या चीज, पेन? हाँ नहीं नहीं, वो तो ऑब्वियसली अब लिविंग होता है इसीलिए ना। अब नहीं नहीं, देखो जब टूटने लगेगा, टूट जाएगा, तब तो वो लिविंग नहीं रह गया, वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है। अब तुम्हारे बॉडी का कोई पार्ट है वो टूट रहा है अंदर से, तो ऑब्वियसली एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होगा। वो क्या हो रहा है, वॉल है ना, लिविंग था, वो अब रप्चर कर रहा है, मान लो हाथ है, उसको हाथ है, उसके सेल को काट रहे हो, तो ऑब्वियसली वो दर्द करेगा ना। पेन न्यूरॉन तो है ही ना उसमें, तो पेन रिसेप्टर चालू रहते हैं, दर्द कराते हैं। तो ये हमारा पूरा कहानी है मेस्टोसाइकिल का। अगर ऐसा होता तो जैसे कि सर 17 डे के बाद वो मतलब आप बोले कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो यूटेराइन वॉल ब्रेक होने लगेगा, ठीक है, तो फिर हम लोग को मतलब 17 डे के बाद ही मतलब पेन होने लगता होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब इनिशियली ऊपर के, देखो कब होता है कि ऊपर का पहले मोटा लेयर निकलता है, जब अंदर से लेयर निकलने रहता है ना, जहाँ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, जो लास्ट डेज में होता है एक्चुअली 26, 7, 8, ठीक है। एंड तो उस केस में जब लास्ट न्यूरॉन वाला लेयर निकलना स्टार्ट करेगा, ऊपर तो मोटा लेयर हो चुका है ना। मतलब सिंपल, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल एंड द प्रेगनेंसी साइकिल और चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो यहीं पे अगर इम्प्लांटेशन हुआ तो वहीं पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या, एक तो हम बोल रहे कि दीवार मोटा कर दिया, खाना बना दिए। अब खाना बना दिए तो क्या हुआ, अब बाराती आया प्लेट उठाने तो हम खाना फेंक दिए, मतलब क्या हो गया कि सारा का सारा हम ब्लड को बाहर फेंकना स्टार्ट कर दिए, सारा बाराती चला जाएगा। तो क्या हो गया कि यूट्रस का वॉल जो था वो मोटा ही क्यों हुआ था, वो मोटा हुआ था इसलिए ताकि इम्प्लांटेशन हो, प्लेसेंटा बने। लेकिन फिर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है तो उस केस में हम कहते हैं कि क्या हो गया, एबॉर्शन हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा एबॉर्शन है, स्पॉन्टेनियस भी होता है, उसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि खुद ब खुद क्या हो जाता है कि विद इन 1 मंथ का ही फीटस है वो अबॉर्ट हो जाता है, खुद ही अबॉर्ट हो जाता है। मतलब अगर कोई चांसेस ऐसा है कि ब्रेक हो जा रहा है वॉल, तो खुद ही अबॉर्ट हो जाता है एंड वो वेजाइनल ट्रैक से बाहर आ जाता है। लेकिन हाँ बोलिए।
सर इसीलिए कहते हैं लोग कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको मतलब भारी चीज नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो तो अटैच होता है, तो मतलब वो इसमें भी अबॉर्ट का ही केस हो जाता है ना बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो ये है कि फीटस है, थोड़ा सा भी डैमेज होगा, समझना इस चीज को। प्लेसेंटा जो है वो तो, अब मान लो फीटस धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है, प्लेसेंटा तो है वो कनेक्टिविटी है। फीटस तो ना तो खाता है ना तो सांस लेता है, एयर ना ले रहा है ना तो खुद खाता है। तो सारा न्यूट्रिशन कहाँ से आ रहा है? प्लेसेंटा से ही, मदर के ब्लड से उसको आ रहा है। अगर वंस प्लेसेंटा डैमेज हो गया, सांस तो वो ले ही नहीं पाएगा, एयर उसकी बॉडी में जाएगा ही नहीं। कैसे जाएगा? क्यों? क्योंकि उसका लंग्स तो फंक्शनल है नहीं। तो वो क्या हो जाता है, वो डेथ कर जाएगा, या हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। और अगर फीटस छोटा है तो उस केस में डेथ ही हो जाता है, बड़ा है तो उसको काट के निकाल, मतलब बिफोर जेस्टेशन भी उसको निकाल लिया जाता है, फिर इंक्यूबेशन वगैरह में रखा जाता है कुछ एक आध महीना। तो देखोगे तो बॉड एक्चुअली होता क्या है कि मान लो कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में 9 महीने प्लस माइनस 10 दिन का होता है जेस्टेशन पीरियड। पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। लेकिन क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा, अभी आज का केस तुम समझना कि जो नॉर्मल फीमेल है ना, अब लाइफ साइकिल ऐसा हो गया है, इतना ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस का हमारे बॉडी में इनटेक है ना, कि वो बहुत सारे ऐसे नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब करके रख दिया है। तो जिसके कारण क्या होता है कि दो तीन चीजें हो पाती हैं। एक तो मदर जो है वो प्रॉपरली जो, यही देखो कि जो एक तो पर हेल्थ, जिसका हेल्थ ज्यादा है उसमें एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं, क्योंकि फैट, एस्ट्रोजन फैट से ही बनता है, समझना एक तरीके से। तो उनमें क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है। नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है भाई? अब जैसे जैसे ही बच्चा तैयार हो गया, पैकेट मेरा एकदम तैयार है भाई, बन के तैयार है कि बाहर आएगा, आगे पूरा तूफान मचाना है उस बच्चे को। तो भाई वो बच्चा तैयार होता है तो धीरे से क्या करता है, एक सिग्नल उससे रिलीज होता है। तो मदर का यूट्रस थोड़ा सा ना, जो वॉल है, मसल लेयर, वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है। पहला जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ड्यू टू द सिग्नल सेंट बाय द फीटस, कि फीटस जो है वो सिग्नल को सेंड किया था। एंड पहला जो है वो हम कह सकते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो जो पहला यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली होता है, तो आप देखोगे कि पहला यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसी को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है वो। जैसे ही वो रिफ्लेक्स निकलता है ना, पहला कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन से मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है कि भाई उसको एक हार्मोन निकालना है। कौन सा? तो ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन करता क्या है, मैंने बताया था, ज्यादातर हार्मोन निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। मतलब कि जैसे वो निकलेगा तो क्या होगा कि जब सफिशिएंट क्वांटिटी में कोई होता है, तो जैसे स्पर्मेटो, तुम देखो, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस सर्टोली सेल फिर इनहिबिन निकालता है जो कि बंद करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। लेकिन वहीं पे मैंने बताया था कि ऑक्सीटोसिन क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जितना मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, वो और सिग्नल करेगा कि और ऑक्सीटोसिन निकालो। क्यों भाई? क्योंकि वंस पहला कॉन्ट्रैक्शन अगर हो जाता है, समझना इस चीज को, तो प्लेसेंटा हो गया है डैमेज। अब बच्चा का निकल जाना ही बेहतर है। तो अगर उस केस में क्या होता है, मदर के बॉडी में ऑक्सीटोसिन की कमी रहती है, निकाल नहीं पा रही है, तो एक सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन उसके बॉडी में इंड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग लेबर, हम कह सकते हैं। अगर वो भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो देन सिजेरियन और सर्जरी विल बी द ऑप्शन। ठीक है, तो वही ऑप्शन। तो आजकल के केस में एक तो बिजनेस बन चुका है ये पूरा प्रोफेशन जो मेडिसिन का है। तो क्योंकि सिजेरियन में ज्यादा पैसा है, एक सिजेरियन ऑपरेशन 40,000 रुपये देता है, नॉर्मल डिलीवरी कोई करेगा तो 5,000 रुपये है, तो जाहिर सी बात है 7-8 गुना ज्यादा प्रॉफिट है। तो हर कोई सिजेरियन कर रहा है। सर लेकिन हाँ, सर जब हम लोग जब बेबी जब बॉर्न होने लगता है तो आपको लिए वो सिग्नल प्रोवाइड करता है, मतलब यूटेराइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। हम्म, ठीक है, तो सर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग का तो यूटेराइन वॉल ब्रेक ही होता है, और इसमें ये केवल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसमें ज्यादा पेन क्यों होता है इन कंपैरिजन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल? क्या हो रहा है कि देखो, एक तो ज्यादा पेन इसलिए होता है क्योंकि प्लेसेंटा जब लास्ट डेज में होता है ना, तो एक हार्मोन भी निकाल, जैसे जैसे पीट, अब समझो, इमेजिन करना तुम्हारा है, अगर समझो कि हम मान रहे एक प्रेग्नेंट लेडी, उसका पेट तो है तो छोटा ना, मतलब जो, और बीच में क्या है, बोन भी है। तो प्लेसेंटा थोड़े, जैसे जैसे प्लेसेंटा फॉर्म, मतलब जेस्टेशन पीरियड बीतते जाएगा ना, प्लेसेंटा एक हार्मोन भी निकालता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं। ये क्या करता है, मसल्स को भी रिलैक्स करता है, साथ ही साथ बोन को भी चौड़ा करता है, फैलाता है। इसीलिए हम देखो, अगर हमको एक स्केलेटन मिलता है ना, एक मेल और फीमेल का, तो मेल और फीमेल के स्केलेटन में हम डिफरेंस कर सकते हैं उसके पेल्विक गर्डल से। जो नीचे का कूल्हा होता है ना,
तो उसमें गैप ज्यादा होता है फीमेल में, क्योंकि उसको बर्थ करना होता है, या हम कह सकते हैं कि बच्चों को बर्थ करवाना है। लेकिन मेल में पेल्विक गर्डल जो होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, तो इसी से हम लोग पहचानते भी है। तो क्या है कि वो फैलेगा, तो फैलेगा, और जिस समय बेबी का डिलीवरी हो रहा है उस समय हाईएस्ट वो स्ट्रेच पोजीशन में रहता है, जिस वजह से पेन बहुत ज्यादा होता है। बोन का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब नहीं बोन नहीं, का बोन भी बोन फैल रहा है, फैल रहा है। हाँ वही, तो इसके हम्म, कारण बहुत ज्यादा पेन हाँ, होता है। एंड साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सर्विक्स है उसका भी स्ट्रेच हो रहा है, तो स्ट्रेच हो रहा है, साथ ही साथ वेजाइनल स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि रिलैक्सिंग वही क्या कर रहा है, उन चीजों को फैला देता है, तभी तो डिलीवरी हो पाएगा। नॉर्मल केस में तो डिलीवरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा तो बहुत बड़ा हो यस। गया है। एंड वंस आफ्टर बर्थ रिलैक्स, प्लेसेंटा बाहर आ गया, ठीक है, आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है, प्लेसेंटा भी फेंका जाता है बाहर की तरफ, मदर एक्सपेल कर जाती है, जिसको आफ्टर बर्थ हम लोग कहते हैं। तो प्लेसेंटा जब बाहर आ जाता है तो अब रिलैक्सिन नहीं निकल रहा है, तो रिलैक्सिन नहीं निकल रहा है तो धीरे धीरे वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे लौट आता है विद इन 2 to 3 months। ठीक है, समझ में आया? तो ओवरऑल यस। चीजों को हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ ग्राफ है उसको हम लोग देख लेंगे। एक बार एनसीईआरटी से आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ही पोजीशन पे हम लोग आ गए। मेंस्ट्रुअल प्रेगनेंसी है, मतलब कि जेस्टेशन है, लैक्टेशन है, बस इतना ही पढ़ना है हम लोगों को। सर हाँ बोलिए। सर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट में होता है? क्या चीज? प्राइमेट, सारे प्राइमेट में होते हैं ना हाँ, मेंस्ट्रुअल सारे प्राइमेट्स साइकिल? में होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में जैसे ह्यूमन प्रिकॉशंस लेते हैं स्पेशली वुमेन, हम्म, तो और जो भी प्राइमेट्स है वो हम्म, प्रिकॉशंस में क्या लेते हैं? बिल्कुल लेते होंगे, उनके हिसाब से वो लेते ही होंगे। ये हमारे पास तो डॉक्टर्स है, तो हम कह रहे हैं कि भाई हम तो ले लेंगे, ठीक है, प्रिकॉशन। लेकिन वो भी लेते हैं ऐसा, हम भी तो बाद में ना पढ़े लिखे, पहले तो हम भी वैसे थे। तो देखो, तो क्या होता है कि जो डेथ का रेशियो होता है, जैसे प्राइमेट्स अदर प्राइमेट से, तो जो बच्चा होता है बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि मर भी जाता है। तो किसको क्या पड़ा है, इतना हिसाब कौन रखा हुआ है दूसरे जानवर को? कारण यही है, इंसान खाली अपना देखता है। तो सर ये कैसे पता चला कि उनसे उनने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? ये क्योंकि इससे हम लोग इवॉल्व किए हैं, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। सर हाँ बोलिए। सर नहीं सुने? सर बोल रहे हैं ना हाँ, कि जो मंकी होते हैं, जैसे मंकी है तो वो भी प्राइमेट्स में आ गए, तो हम हम्म। लोग उनसे इवॉल्व किए हैं, इस वजह से कहते हैं कि उनके में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। एक्चुअली हम मंकी से इवॉल्व ही नहीं किए। मंकी और हमारा बहुत 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 पहले का पूर्वज एक था। मंकी अलग इवॉल्व किया है, जैसे एक पाथ था, दो, एक रास्ता था, समझो वहाँ दो रास्ता था। सर मंकी कॉमन पैसे से इवॉल्व दोनों वाले किए हैं, हाँ, एक कॉमन कॉमन पैसे से, पैसे से कॉमन एक। एंसेस्टर है। हाँ, हाँ, तो हाँ, फिर इसके इसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि उनके में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ बिल्कुल। सही, तो फिर आप बोले कि जो मतलब कि कोई कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि उनका यूट्राइन वॉल जब ब्रेक करता है तो फिर वो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। दो एक्स्ट्रा साइकिल में, जैसे डॉग्स वगैरह हो गए, कैट्स हो गए, तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होता है। यस सर। चलिए, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो एंड कर रहे।